नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पर जो एनकाउंटर के हवाले से कल भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन आज यहां पॉजिटिव रोल जो है वो पुलिस ने निभाया है। और उसके साथ ही कड़ाके की ठंड है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर की पुलिस मुस्तैद है। और आप देखिए कि आतंकवादियों की नकेलें किस तरह से कसी जा रही है। चलिए, आपने देखा कि आईजी का क्या कुछ कहना था, किस तरह से एनकाउंटर को खंगालने की कोशिश की जा रही थी, खत्म करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन आज एक पॉजिटिव रोल जो है वो पुलिस की तरफ से यहां पर निभाया गया। सरेंडर के लिए कॉल जो है वो आतंकवादियों को दी गई और सरेंडर भी करवाया गया। और जो आतंकी सरेंडर कर चुके हैं उन्हें अपनी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। उनसे पूछताछ भी होगी, लेकिन उसके साथ ही सीधा चलेंगे इस वक्त सनम के पास और सनम से जान लेते हैं कि आखिर पूरे सूरत हाल क्या है, क्योंकि मौसम ने भी करवट बदली है और दूसरी ओर एनकाउंटर पर एनकाउंटर भी देखे जा रहे हैं। यूँ तो नए साल की शुरुआत ठंड से ही गुजरी है और ठंड का आलम कश्मीर में ये है कि कड़ाके की ठंड चल रही है। और इस कड़ाके की ठंड में आज रात का दर्जा भी -7, -8, -10 के आसपास वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किया गया। लेकिन कल के दिन के हवाले से जो इस साल के पहले इनकाउंटर हुए, जिस दौरान कल त्राल के इलाके में 3 मिलिटेंट मारे गए, वहीं पुलवामा में रात देर गए, निल्हार पुलवामा में रात देर गए हुए जो इनकाउंटर है उसमें फोर्सेज को, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी भी मिली। और यहाँ पे मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद जब फोर्सेज ने इलाके को घेराव किया तो एक मकान से फायरिंग शुरू हुई, जिस दौरान ये फायरिंग एनकाउंटर में तब्दील। चलिए, आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से सूरत हाल उन्होंने यहां पर बयां किए हैं कि कश्मीर के अंदर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आतंकियों को सरेंडर भी आज करवाया गया। एक पॉजिटिव रोल पुलिस की तरफ से निभाया गया है, लेकिन ज्यादातर युवाओं को मुख्य धारा में लौटाने के लिए भी पुलिस जो है वो अहम रोल अदा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह है कि साफ तौर पर जिस तरह से डीजीपी ने भी कहा है कि अभिभावकों को भी पुलिस के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब आपको लिए चलेंगे श्रीनगर और श्रीनगर से भी हमारे सहयोगी तजम्मुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डल झील पर जो कोचिंग का कार्यक्रम शुरू होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए खास बातचीत आला अधिकारियों के साथ हुई है। क्या कुछ उनका कहना है, देख लीजिए। आज हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है वाटर स्पोर्ट्स में। अब आप किस तरह से दाखिला पाएंगे और बिल्किस मीर हमारे साथ मौजूद रहेंगी और आप देख पाएंगे कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे इस ढल झील में आसपास में हमारे प्रैक्टिस करते नज़र आ रहे हैं। माइनस टेम्परेचर है, इसके बावजूद भी आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्किस मैम, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर जुड़ने के लिए। ये जो मुझे बताएं कि आपका ये जो मैदान है पानी से भरा है और आपने कहा कि वाइल्ड वाटर है, हमारे पास नेचुरल वाटर जो है, ये स्प्रिंग्स के पानी नहीं है, बड़ी कुदरती पानी। मुझे बताएं कि ये इनको कितने बजे क्लास शुरू हो जाते हैं और कितने बजे तक ख़त्म होता है और आगे क्या प्रोग्राम? सर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि साल भर का हमारा पूरा प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें बेसिक प्रिपरेशन, प्रिपेरेटिव पीरियड और कंपटीशन पीरियड। बेसिक प्रिपरेशन में हमारा सिर्फ फोकस रहता है कि हम खिलाड़ी की स्ट्रेंथ, एंडोरेंस पे काम करते हैं। लाइक हमें जिम में भी जाना पड़ता है वीकली 2 बार। एंड देन एंडोरेंस के लिए हिल रनिंग, आप देख लीजिए शंकराचार्य बिल्कुल हमारे नज़दीक है, 10 किलोमीटर का हमारा एंडोरेंस पैच उसमें रहता है। और उसके अलावा हमारा पानी वाला मेन है, बिकॉज बेसिक कंपोनेंट ऑफ ट्रेनिंग इज़ एंडोरेंस एंड स्ट्रेंथ। मगर उसके अलावा जैसे बच्चों को टेक्निक, बाकी कोर्स प्रैक्टिस वो यहाँ पर हम करवाते हैं। और हम बहुत लकी है हमारी यूटी, हमारे पास लॉन्ग ट्रेनिंग पैचेस है। अगर हम नेहरू पार्क से स्टार्ट करेंगे पैडलिंग, जो हमारे ऑफ सीजन में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम निगीन तक पैडलिंग कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने आई हैव विजिट मोर देन 25 कंट्रीज। यस, कमिंग टू दैट आपने 25 कंट्रीज से ज़्यादा इस वाटर स्पोर्ट्स को देखा है, बल्कि पिया है। मुझे बताएं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या द बेस्ट है अमंग ऑल 25 कंट्रीज विच यू हैव रिसेंटली विजिटेड? बिल्कुल सर, इसी पे मैं आना चाहती हूँ। जैसे मैंने बोला है विजिट मोर देन 25 कंट्रीज़, उसमें मैंने इतना लंबा वाटर पैच कहीं नहीं देखा। 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर आप पैडलिंग कर सकते हो। लाइक इन केरला आप बोल सकते हो केरला में है, मगर बैक वाटर्स कायाकिंग कैनोइंग के लिए स्टिल वाटर होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ये ट्रैक यहाँ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हम कंडक्ट कर सकते हैं। अगर आप बात करेंगे कायाकिंग कैनोइंग की हिस्ट्री जो है,
ये गेम अगर हमारी कंट्री में स्टार्ट हुई तो इसी डल झील से स्टार्ट हुआ। तो ऐसे वाटर फ्रंट्स मुझे लगता है हमारे कंट्री में कहीं नहीं जितना हमारे पास है। हमारे लिए आप देख लीजिए बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अगर साइंटिफिकली देखा जाएगा हाई ऑल्टीट्यूड में जब ये बच्चे ट्रेनिंग करते हैं इसमें इनका ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, भोपाल, हरियाणा, क्योंकि हम हाई ऑल्टीट्यूड में प्रैक्टिस करते हैं, इसमें ज़्यादा हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और ये बच्चे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और अभी जो आप बोल रहे हो माइनस में हम प्रैक्टिस करते तो खिलाड़ी जो होता है उसके लिए माइनस, बारिश, बर्फ़ मायने नहीं रखता, उसके सिर्फ एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है। जो हमने इस बार टारगेट रखा है कि जम्मू कश्मीर टीम एक बेस्ट टीम कंट्री में आनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी हमारे रियासत के एंटर करें इंडिया कैंप में। लाइक मैंने पहले ही बोला, कयाकिंग कैनोइंग इज़ द 5th लार्जेस्ट ओलंपिक इवेंट, जिसमें 12 मेडल्स स्प्रिंट में है ओलंपिक्स में और 4 इसमें वाइल्ड वाटर में है। वाइल्ड वाटर की बात अगर करेंगे, लेदर है या सोनमर्ग है, वैसा आई हैव विजिट टोयोमा जापान में। जापान से अच्छा ट्रैक हमारा सोनमर्ग में है और लेदर में है। हम उसको भी डेवलप करेंगे, हमारे पास वो इक्विपमेंट भी है। जैसे आपने जिक्र किया, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड लेवल पे है? यस, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे बच्चे जो पैडल इस्तेमाल कर रहे हैं, बोट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक जैसे चैंपियंस में ही जो होते हैं कंपटीशन, उसमें इस्तेमाल होता है। तो अपनी फिटनेस के बारे में बताइएगा और मेडिकल ओपिनियन अपने बारे में, क्योंकि आपको हमने देखा -+ टेम्परेचर में भी आप डल झील में नजर आई और खिलाड़ियों के साथ साथ रहीं। अपना मेडिकल ओपिनियन और अपना जो आपका प्रैक्टिस सेशन रहता है वो किस तरह रहता है? सर, इसमें बाज़ाब्ता हमारा प्रोफेशनल प्लानिंग होती है। लाइक हमें हर एक एस्पेक्ट पे चलिए अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलेंगे और शहर श्रीनगर से भी दिखा देते हैं कि इग्लू रेस्टोरेंट के अंदर किस तरह से काम होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाहर से पर्यटक जो पहुंच रहे हैं उनका काफी तांता देखा गया है। खास बातचीत हुई है पर्यटकों के साथ इरफान की, देख लीजिए। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, कई सारी ऐसे लोकल्स पर फोकस हुआ है और हमने बात की है प्रोग्राम चलते चलते में, या इनफैक्ट आपने देखा कि कई सारे स्पॉट्स मैंने फीचर किए हैं जो आप हमेशा टूरिस्ट के साथ देखते हैं। फिलहाल आज एक खूबसूरत नायाब तोहफा जो है कश्मीर में जो हमें यहाँ पे मिला है, जिसका नाम है इग्लू, और उसी पर बात हो रही है। हमारे साथ कुछ और मेहमान है जो बाहर से आए हैं। आपका वेलकम हमारे इस चैनल में, जो कि इस वक्त आप इग्लू हम प्रोग्राम शो कर रहे हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? हम मुंबई से आए हैं और हम स्की करने के लिए स्पेसिफिकली विंटर्स में गुलमर्ग देखने आए हैं। फैंटास्टिक। एक साइड से ये बर्फ का टेबल आपके वहाँ मुंबई में कभी आपने ऐसे इस पे कॉफी पी? नहीं, मुंबई में तो नहीं, बट हाँ हम बाहर घूमे हैं तब देखा है। बट आई फील सो प्राउड कि अभी इंडिया में भी इतना प्रोग्रेस है कि जो वो लोग का लेवल है उससे बेहतर लेवल हम यहाँ क्रिएट कर पाए। सो आई एम जस्ट एंड जैसे बोलते हैं जन्नत है तो यही है। चलिए, फिलहाल आपके हाथ में गरम गरम कॉफी और इसका भी आप मजा ले रहे हैं, और इग्लू में अभी आप बैठे हैं। तो जानना ये चाहूंगा कि कैसा आर्किटेक्चर आपको लगा, कितना मतलब वक्त लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, और दूसरी बात, यू बिलीव दैट दिस इज अ गुड मैसेज फॉर अदर टूरिस्ट ऑल्सो कि कश्मीर आए और इसको देखें? ऑफ कोर्स यस, जनरली हमें कुछ अच्छा देखना होता है, कुछ नायाब देखना होता है, तो वी टर्न टूवर्ड्स फॉरेन के, नहीं चलो बाहर गाँव कुछ अच्छा होगा। बट नाउ आई फील जैसे हम लोग अभी यहाँ का ये आर्किटेक्चर और जो कार्विंग्स ये लोग ने किए हैं, इट इज हैट्स ऑफ जिसकी क्रिएटिविटी है और इन्होंने इतने मेहनत करके किया है, तो आई एम रियली प्राउड। एक चीज इम्पोर्टेंट है कि पैसा वसूल हो गया इसको देखने के बाद? अरे पैसे से ज्यादा वसूल हो गया। अरे इट इज लाइक एन एक्सपीरियंस। अभी मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि हाँ, इंडिया में हमने इग्लू कैफे में बैठे थे। इट्स अनफॉरगेटेबल मोमेंट। डेफिनेटली इट इज अनफॉरगेटेबल। एंड जैसे हमें पता चला कि यहाँ खुला है, द फर्स्ट थिंग वी डन इज कम हियर। Okay. So your I am message, very happy. your family, friends are watching you there, especially your, all friends. And the coffee is too good. Thank you. People are really jealous outside because you're enjoying igloo. और आप लोग यहाँ बैठ के वो वहाँ पे थोड़ा गर्मी में भी होंगे ना, तो what is your message for Bombay people? You have to come Kashmir, and that too in winters for once. It's like ticking off your bucket list. And you believe that we have a good hospitality here? Oh, people are super warm. मतलब जितना खुलूस से यहाँ मिलते हैं ना लोग, वेरी डिफिकल्ट। यहाँ रहने के बाद आपकी उर्दू भी बहुत अच्छी होगी। थैंक यू। इट्स ऑल अबाउट द पीपल।
चलिए अब आपको बारामूला लिए चलते हैं और बारामूला से भी दिखा देते हैं कि क्या कुछ रिपोर्ट लेकर इरशाद भट्ट यहां पर जानकारी साझा करते हुए नजर आ रहे हैं, देख लीजिए। हम आए हैं शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला से तकरीबन 20 किलोमीटर के दूरी पे जो इलाका है ये लालपोरा का इलाका है और इसके साथ साथ रिहाइश पजीर लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल ये जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या मसले मसाइल है इस गांव में, क्या क्या मुश्किलात हैं इन लोगों को। अगरचे पिछले दफ़ा जो डीडीसी इंतखाबात भी हुए, बढ़ चढ़ के जो है लोगों ने हिस्सा लिया, उसमें पार्टिसिपेट किया, वोट डाला, किस मुद्दे पे वोट डाला, क्या इन लोगों के जो मुश्किलात हैं क्या वो दूर हुए उसके बाद, क्या इसके साथ साथ अगर बैक टू विलेज प्रोग्राम की बात करें, चाहे फर्स्ट फेज़ की बात करें या सेकंड फेज़ या थर्ड फेज़ की बात करें, यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ जो मुतल्लिका महकमों के अफसरान हैं वो यहाँ पे आए, इन लोगों के साथ जो है बातचीत की, इन लोगों के साथ जो है मसले मसाइलों के हवाले से बातचीत की, क्या इनके जो मसले मसाइल वो हल हुए रोड के हवाले से, बिजली के हवाले से या पानी के हवाले से। आइए मज़ीद जानते हैं, इन रिहाइश पजीर लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं है सर, हमारा रोड अगर था भी कोई उसके बीच में वो पिछले साल निकले कि इसको हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, एक्सटेंशन के बजाय उसको और वीरान कर दिया। इतने ठेके, इतने फंडस, इतने बिले, वो गई कहाँ पे, रोड कहाँ पे है। हाजी साहब आप ये बताइए आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र होगी 65 साल। आजाद हरबंस सिंह जब आते थे हम नाचते थे, तब से मैं नाचता हूँ आज तक। वोट कितने बार डाला आपने? वोट हर बार डालते हैं। तो किस मुद्दे पे आपने वोट डाला? यही डाला ही हमारा काम करेंगे। उस वक्त इनका और ही तरीका होता है, गले मिलते हैं, फोने करते हैं, उसके बाद स्विच बंद कर देते हैं। या फिर बाद में वो काम होते हैं? कुछ नहीं, स्विच बंद होती है, वो जम्मू में गर्मी करते हैं और तमाम बीवी बच्चे, उनका खानदान ही चला जाता है, जम्मू में बैठ जाता है बाद में। चले तो क्या क्या मुश्किलात हैं इस इलाके में? मुश्किलात हैं सर, यहाँ ना हेल्थ का कोई इंतजाम है। अस्पताल बना है 2014 में, उसका काम लगा, अभी तक अस्पताल तैयार नहीं हो सका, वो खुला पड़ा है ऐसे ही ना। इधर कोई आता है, ठेकेदार को काम दिया है, उस बेचारे ने ज़मीन बेचकर उसकी वो बिल पेमेंट की और अस्पताल इसी तरह पड़ा है। मसाइल यहाँ पर बहुत हैं, जिससे ये अखज़ होता है कि शायद यहाँ पर गवर्नमेंट इम्तियाजी सलूक बरत रही है, क्योंकि हमें सड़क का मसला दीजिए। पिछले साल कई सालों से सड़कों को कुशादगी भी होती है, यहाँ पर लरदुरा में किसी ने नाम नहीं लिया कि सड़क को कुशादा करने का। वो आपने खुद भी देख ली सड़क की क्या पोजीशन है। अस्पताल वो बना है इनकम्प्लीट ही है, यहाँ पर हमें एक कंपाउंडर तक मैसर नहीं होता है, डिस्पेंसरी वगैरह नहीं है यहाँ पर। एक लड़की एक मलपुरा की बैठाई, वो बेचारी क्या करी, बिजली का ऐसा नाकस हिसाब कहीं देखा नहीं। फीस सब भरते हैं, आपको अगर देखनी भी है बिल में, अभी बिल दिखा दूंगा कि हर महीने कंप्लीट हम बिजली की फीस भरते। अब रहा यहाँ रोड का मामला, महबूबा जी गुजरियाला थी, वो शहरी में उन्होंने 13 करोड़ रुपए इस रोड को मंजूर किए, 13 करोड़ रुपए फंड्स, लेकिन वो 13 करोड़ रुपए नहीं लगे। सिर्फ 63 लाख रुपए इस पे अर्थ कटिंग खर्च हुई है ठेकेदार को बस टोटल। मगरमच्छ लोगों ने खाया, बड़े लोगों ने खाया, मिनिस्टर ने खाया या उस टाइम के एमएलए ने खाया, किसने खाया? वो मशीनें तो मतलब कभी बर्फ मतलब बढ़ जाती है तो मशीनों को भेज देते हैं, वो मशीनें मतलब उठाती हैं, वो उठाने के बराबर नहीं। वो मतलब कि उसके क्या हुआ, मतलब 3-4 दिन मतलब रोड बंद हो जाता है, बर्फ उठा कर 2-3 दिन के बाद आते हैं मतलब बर्फ मतलब उठाते हैं, तो मतलब जब गाड़ियाँ चल नहीं पाती हैं, नीचे जो मलपुरा साइड में एक जंगल है, वहाँ तो बिल्कुल गाड़ी चढ़ नहीं सकती। उसके साथ ही रुक करेंगे बड़गाम का, और बड़गाम से भी देखिए कि अशरफ डार क्या कुछ रिपोर्ट दे रहे हैं। लगातार कश्मीर में माइनस चलने की वजह से जो लगातार जो है आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना है, चाहे वो पानी की हो या बिजली की बात करें तो। मगर जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, सबसे ज़्यादा अगर हम पानी की बात करें जो कि ज़रूरती ज़िंदगी का एक अहम जुज़ माना जाता है, वो इस टाइम डिफंग है, क्योंकि जो पाइपें हैं, जब कंट्रैक्टर्स पाइपें बिछाते हैं वो ज़मीन से ऊपर ही बिछाते हैं, क्योंकि तकरीबन 1.5 से 2 फुट नीचे अगर पाइप होगी तो इस टाइम शायद वो फ्रीज़ नहीं होती। मगर लगातार कॉन्ट्रैक्टरों के साथ मिली भगत के बावजूद इस तरह की जो पाइपें हैं वो ज़मीन के ऊपर ही बिछाई जाती है, जिससे आम लोग इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सफ़र करें। बडगाम में लगातार जो है लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। लगातार हमें फ़ोन आ रहा है कि इस इलाके में पानी नहीं है। वजह यही है, नल जो है वो फ्रीज़ हो चुके हैं, और रीज़न ये बताया जा रहा है जो पाइपें बिछाई गई है वो ज़मीन के ऊपर है। अगर वो ज़मीन के नीचे होती शायद इस टाइम इस तरह की मुश्किलात का सामना न आम लोगों को करना पड़े। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बडगाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ।
चलिए अब आपको पट्टन का नजारा भी दिखा देते हैं, क्योंकि पट्टन के अंदर भी काफी ज्यादा लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। राही निसार की इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या क्या दिक्कतें जो हैं वो लोगों को यहाँ झेलनी पड़ रही हैं। आब कहें तो क्या पेन गामस फेरन आबस योर कैसे आब योर सख्ती आब मूजूब गस आब आसन अब महकम तुम योर तुम वनान क्या ना जन कर आसान योर तुम योर तुम क्या तेल चवान त्रेश चवान अनान क्या और पे कन हेर कन आब मट ना 5-6 दो कड़ान वनकन बुत छालन किस आब मचन बाज वक्त सू मकर वन खान सह मचन वो तमन क्या गोमुत तम आब सह आब आब ज्यादा प्रॉब्लम ये आय आब गई सह रोट गर कचा ताम आब रोस जाए ना ये कि मतलब आब महकम वन घर घर लगान तो बिल्कुल नाज़रीन आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बुनियादी सहूलतों के बारे में जहाँ देखते हैं पानी का यहाँ पे मसला है। अगरचे यहाँ पे जल शक्ति महकमा इस वक्त कह रहा है कि हम घर घर यहाँ पे नल लगाते हैं, मगर अगर यहीं पे यहाँ बरन पट्टन इलाके की बात करें इनका यहाँ पे पानी का मसला है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो पानी इस वक्त पी रहा है बहुत गंदा पानी है। तो यहाँ पे महकमे को चाहिए कि इनकी तरफ यहाँ पे तवज्जो देकर जो इनकी मसला है यहाँ पे पानी का जो मसला है इनको यहाँ पे वो हल किया जाए। तो आपने देखा कि राही का क्या कुछ कहना था, किस तरह से लोग जो हैं वो परेशानी के दौर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। पट्टन के लोग हैं और काफी तरीके से गुहार भी वो लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक जल शक्ति विभाग की तरफ से कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलते हैं और राजौरी से भी दिखा देते हैं। एक बड़ा मामला जो है वो पीडीडी के डेली वेजर्स की तरफ से सामने आया है। सुंदरबनी इलाके से भी खबर जो है वो निकलकर सामने आई है, लेकिन पूरी जानकारी जमशेद मलिक हमें दे रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। महकमा बिजली की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले डेली वेजर की कहानी हम आपको एक ऐसे नौजवान की आज कहानी दिखाने सुंदरबनी के इलाके में लाए हैं, जहां एक 23 साल के नौजवान की उस वक्त उम्र थी जो महकमा में एक डेली वेजर के बतौर काम करता था। और उस वक्त उसको बिजली करंट लगने के बाद एक बाजू उसका चला गया और उसकी टांगें दोनों काम करना छोड़ गई। आज वो बेड पे पड़ा हुआ है। कितनी मुश्किलें आती हैं और महकमा की तरफ से किस तरह की इनके लिए हेल्प की गई, इन सब पे बात करेंगे। पहले इस नौजवान से ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कब करंट लगी? करंट लगने के बाद महकमा की तरफ से किस तरह की सहूलियत आपको दी गई? जी मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह है। मैं डेली वेजर काम करता था। मेरे को 8 नवंबर 2014 को मेरे साथ ये हादसा हुआ है। हम डिपार्टमेंट के तरफ से काम कर रहे थे। लाइन फॉल्ट थी और लाइन क्लियर करने के लिए हमें फ़ोन किया गया कि सुबह आप आइए लाइन क्लियर कीजिए। हम लाइन क्लियर कर रहे थे लेकिन फॉल्ट था लाइन में। तो मुझे डिपार्टमेंट के बंदों ने बोला कि आप स्टेशन पे जा रहे हैं, तो आप एक बंदा मेरे साथ था परमानेंट जो थे लाइनमैन, और बाकी स्टेशन पे गए। उन्होंने बोला कि आप लाइन जंपर काटिए यहाँ से, और जंपर काट के हमें खुद फ़ोन कीजिए तब हम ट्राई देंगे लाइट की। तो मैं जंपर काट ही रहा था, 2 काट चुका था, तो तीसरा पोल के ऊपर था। तो मैं ऊपर वाला काट ही रहा था, तो अचानक से लाइट आ गई और मेरे साथ ये हादसा हुआ, जिसमें मेरी बाजू राइट हैंड की जो है वो कट चुकी है और मेरे रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के कारण मेरा शरीर पैरालाइज हो गया, जिससे मैं बेड पे हूँ पिछले 6 साल से। मैं हिल नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं है, जो भी है सब बेड पे ही है। और डिपार्टमेंट ने मेरे साथ उस समय वादा किया था कि आपका जो भी इलाज होगा वो सब खर्च उठाएंगे हम, जहाँ तक होगा हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन मेरे साथ उन्होंने कुछ भी वादा पूरा नहीं किया है और आज तक मुझे उन्होंने फ़ोन करके इतना तक नहीं पूछा कि आपकी सेहत कैसी है, क्या हाल है, आपका खर्च कैसे चल रहा है घर का। कोई कुछ भी नहीं किया अब तक उन्होंने। महकमा की तरफ से कुछ नहीं मिला और सरकार की तरफ से कोई पेंशन आपकी दी गई है आपको? जी नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरी कोई पेंशन नहीं है अब तक। तो किस तरह घर का खर्च चल रहा है आज आपके? देखिए खर्च घर का जो है बहुत ही मुश्किल है। मेरे फादर जो हैं वो ऐसे मिस्त्रियों का काम करते हैं, लेकिन मेरी वजह से वो भी बाहर काम नहीं कर पा रहे हैं और घर का खर्च बहुत ही मुश्किल है। वो आगे पीछे जो काम बस थोड़ा आसपास का ही जो काम मिलता है वही करते हैं, बाकी
घर पे ही ज़्यादातर काम देखते हैं और मेरी मदर ही हैं जो मेरी हेल्प कर रही हैं, जो भी सब कुछ खाना खुना जो वही खिलाती हैं और घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से चल रहा है, गुजर रहा है। ये हमारे साथ पुष्पिंदर, जिनको 23 साल की उम्र में बिजली करंट लगने के बाद आज 29 और 30 साल की उम्र है इनकी, पिछले 6-7 साल से इस बेड पे पड़े हुए हैं और महकमा की तरफ से कोई सुध बुध इनकी नहीं ली गई। जिस बुजुर्ग माँ का आज ये सहारा होना चाहिए थे, मगर आज वो बुजुर्ग माँ इनके लिए सहारा बन चुकी है। इनसे भी बात करेंगे कितनी मुश्किलें इनको आती हैं, क्योंकि इस उम्र में इनके लिए कितनी मुश्किलें की हैं, क्योंकि आज जो सना सहारा होना चाहिए तो इसना सहारा बन चुके। कितनी मुश्किलें आई हैं उसकी? बड़ियाँ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਮਝੇ ਸੀ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਵਾਰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਾਜੀ ਬਣੂਗੀ ਪੈਸਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਖਿਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ? त्याड़ लाने कोल कशते फिर लभोगे ना देनी। कोई महकमा ने तरफ संस्था कोई हेल्प नहीं की थी? ना कुछ नहीं की थी साड़ी हेल्प। जिला खर्चा इसने इलाज पर किस तरह चलिया? बोले चलो यही सोचा जे भाई हम जड़ा कर रहा था ऐसा अपना थोड़ा बहुता किता बस थोड़ा उन्ने किता जिले महकमे वाले भाई इयां जाने का आने का उत्थे दोइयां शाइयां का भाई जिले ऑपरेशन होया इसका, फिर उसदे बाद कोई नहीं किता उन्हें। कोई और पूछने तक भी नहीं उन्हें भाई पूछा भी नहीं जे भाई कोई भी इसकी के जाए है जाए सी दिखने वास्ते भी नहीं कोई आए। इसलिए तुम कल्ले रहंदे हो, कार वाले साहब इसे काम पर चले जाते हैं। कितनी मुश्किलों से आनी है, कोई खाना पीना बाथरूम तक किस तरह पहुंचा पाते? बाथरूम में पजाना के अंदर पैप ही है, बस वो अंदर के कराना, जो भी काम अंदर के कराना, लैट्रिन वगैरह वो आपे करानी, वो बस इस चली टाइम पास करानी है। कोई सरकार ना और बंदा तक नहीं पूछ पाया उस तो अलावा? नहीं कोई नहीं आया, अज दिन तक नहीं कोई आया भी सामने। जैसे वाले साहब के काम कर दे जी, पीओई के काम कर दे, वही है ना मिस्त्री काम करते हैं। कितनी मुश्किलों से कार अंदर आ रही है इस बच्चे में? चलो क्या करना है मेरा। ये हमारे साथ वो माँ है जिसका ये सहारा होना चाहिए थे, आज ये माँ इसका सहारा बन चुकी है। और बड़ी बात ये है कि जब 23 साल की उम्र में ये करंट लगी, उसी दौरान इसकी एंगेजमेंट भी हुई पुष्पिंदर की और शादी की तैयारियां की जा रही थी, उस दौरान इसको करंट लगी। मगर महकमा की एक बड़ी लापरवाही जो इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि महकमा के लिए डेली वेजर रीढ़ की हड्डी कहलाए जाते हैं, मगर ये वो बदकिस्मत नौजवान है जो इस करंट लगने के बाद आज बेड पर पड़ा हुआ है, मगर महकमा की तरफ से इसकी सुध बुध आज तक नहीं ली गई। चलिए इसके साथ ही रुख करेंगे जिला डोडा का, और डोडा में भी अब सड़क संपर्क जिस तरह से पहले टूटता हुआ नजर आ रहा था, सड़कों की काफी खस्ता हालत दिख रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से, विभाग की तरफ से काम यहां करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में खुशी की लहर है। क्या कुछ वहां पर कहना है वसीम का, और वसीम पूरी रिपोर्ट में क्या कुछ दिखा रहे हैं, देख लीजिए। घाट रोड पे, और मैं आपको बताऊं कुछ दिनों पहले मैंने आपको यहां से दिखाया था कि डोडा घाट रोड की काफ़ी खस्ता कंडीशन थी, क्योंकि बारिशों का सिलसिला भी जारी था और रास्ते की बद से बदतर हालत थी। मगर कहीं ना कहीं जब गुलिस्तान न्यूज़ चैनल ने इस खबर को दिखाया, अब कहीं ना कहीं असर देखने को मिला, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से ज़ोरों से इस रास्ते को काम लगा दिया गया है। कुछ लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि कैसा ये महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यही लोग इस रास्ते पे चलते थे, काफ़ी दिक्कत इनको आती थी, मगर आज की डेट में ये काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी, क्या बताना चाहेंगे? रास्ते का काम लग चुका है तो क्या बताना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है कि जब से गुलिस्तान न्यूज़ ने इस बात को उठाया है, आप पहले भी यहाँ पे आए थे बारिश में और आपने इस चीज़ को बहुत ही ऊपर तक पहुँचाया, तो जिसकी वजह से हमको बहुत खुशी महसूस हुई कि आपने हमारे इस काम को दूर तक पहुँचाया। और जब से 2-3 दिन के अंदर ये काम चालू हुआ है, हमें बहुत अच्छी खुशी हुई है। इसके साथ कितने इलाके जुड़ते हैं इस रास्ते के साथ? यहाँ से कम 10-20 इलाके इस रोड को
इस रोड से गुजरते हैं जिनको काफ़ी दिक्कत आती थी, मगर जब से आपने गुलिस्तान न्यूज़ ने इस बात को ऊपर उठाया तो तब से 2-3-4 दिन से ये काम चालू हो गया, तो हमें बहुत खुशी हुई है। तो क्या बताना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को? हम डीसी साहब जी से यही गुजारिश करते हैं कि आपने ये काम लगा के हम लोगों गरीब लोगों की बहुत अच्छी काम खुशी हमें महसूस हुई। और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर ले। आपका नाम क्या है? आकिब जावेद सर। आकिब जी, क्या बताना चाहेंगे? सर हमें बहुत खुशी है कि यहाँ रोड साफ़ हो गई। यहाँ बहुत दिक्कत आती थी सर, जब आप परसों आए थे तो मैं इधर ही था उस दिन भी, तो यहाँ बहुत हालत ख़राब थी। तो आज आप देख सकते हैं सभी की आज कितना अच्छा रोड है। तो ये आप लोगों ने, तो इलाके की आबादी कितनी है जो इस रास्ते से जुड़ती है? कम से कम मेरे ख्याल कोई 17-18 हज़ार वोटर है इस रोड पे। दिक्कत आती थी आपको यहाँ पे बारिश? सब लोग यही कहते थे कि मेडिकल कॉलेज रोड इतनी ख़राब है, बाकी रोडों का क्या हाल होगा। जी जी। तो जब आपने परसों मीडिया में दिया तब से उन्होंने काम शुरू करवाया, डीसी साहब ने करवाया। आपको महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी सर, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का रास्ता भी यही है, क्योंकि गठ के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन रहा है और उसी का रास्ता ये भी है। तो काफ़ी लोगों के सवाल खड़े होते थे कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का रास्ता है, इसकी इस तरह की हालत है, मगर जब गुलिस्तान न्यूज़ चैनल ने इस खबर को उछाला उसके बाद ही कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। तो लोग साफ तौर पे खुश नज़र आ रहे हैं जो इस रास्ते पे चलते हैं। उनका ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उठाया, तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़, वसीम गत्तू, डोडा। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं और जिला सांबा से भी ऋषि खजूरिया की इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या सूरत हाल वहां पर है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है और यहाँ सांबा जिला में रॉक क्लाइंबिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है बच्चों के लिए। और आज ये जो रॉक क्लाइंबिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है ये सांबा जिला के नट ब्लॉक में ऑर्गेनाइज किया गया है। और उसी के साथ साथ अगर बच्चों की बात करें तो लगभग 100 बच्चे यहाँ पर आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ ये इस कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ साफ तौर पर अपना जो ये दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं कि ये अपना एक डर खत्म करना चाहते हैं और कल को इन्हीं बच्चों ने अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो तो उसके लिए भी ये अपनी तैयारी आज से ही शुरू करना चाहते हैं। तो मेरे साथ इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं या इंस्पेक्टर राम सिंह सलाथिया जी मौजूद है जो इन बच्चों को पूरा आज ट्रेन भी कर रहे हैं और इनको अलग अलग गुर दिए जा रहे हैं कि अपना जो डर है वो अपने मन से निकालकर ये आप रॉक क्लाइंबिंग करके आगे जाइए और अपना फ्यूचर भी इसमें बना सकते हैं। तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है, आप ये जो कैंप ऑर्गेनाइज आज कर रहे हैं, क्या मोटिव था इस पूरे कैंप को ऑर्गेनाइज करने का और क्या लगता है कि वाकई में आज जरूरत है कि बच्चों को आगे भेजा जाए, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और अगर कल को इन्होंने माउंट एवरेस्ट को ही चढ़ना हो तो आज से ही इनकी ट्रेनिंग जो वो शुरू हो सकती जो वो हो गई है, क्या कहना चाहते हैं इस पर? हमारा मोटिव यही है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 दिन का जो रॉक क्लाइंबिंग कैंप जहां नड सांबा में शुरू किया गया है, हमारा मोटिव है कि बच्चों में और यूथ में इस चीज़ को उनके अंदर जो डर है, जहां इस फील्ड में आने के लिए जो लोग इच्छुक हैं बच्चे हैं, तो उनको इस चीज़ के लिए ट्रेनिंग दी जाए जो इसमें वो इंटरेस्ट पैदा हो। तो मैं इसी एरिए का हूँ, मेरा जो गाँव है वो गुड़ा सलाथिया है, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट का ही है। मैं चाहता था कि जिस तरह से मैंने इस फील्ड को चुना था उसी तरह से ये बच्चे भी इस फील्ड में आए और जिस तरह से मैंने माउंट एवरेस्ट को 2008 में अचीव किया था उसी तरह ये भी बच्चे माउंट एवरेस्ट की तरह माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करें या इसके डिफरेंट जो पीक्स हैं उन पे जाएं। तो मैं चाहता हूं कि इन बच्चों में इसमें इस तरह का शौक पैदा किया जाए कि आने वाले दिनों में ये इस रॉक माउंटेनिंग को चुनकर आगे अपने आप को साबित करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज का जो भविष्य है, कल को यही भविष्य जो वो आगे जाएगा, देश का नाम रोशन करेगा और कहीं ना कहीं ये जो पूरे गुर दिए जा रहे हैं उसी के साथ साथ कहीं नेचुरल कैलामिटी हो जाती है तो उससे भी निपटने के लिए आज से ही तैयारी जो आपकी तरफ से करवाई जा रही है? बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि आज जो है जो ऐसे भी JNK जो है 5 जून में है तो कई तरह की डिजास्टर होते ही रहते हैं। तो इसमें ये है कि इनको वो भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है तो पहले अपनी हिफाजत के साथ साथ दूसरों की कैसे मदद करते हैं उसी तरह का जो इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कल कोई ऐसा स्टेट में कोई ऐसा डिजास्टर होता है, ऐसी कोई बाढ़ या कहीं चीज़ के अवलांचेज या स्नोफॉल से होते हैं, आप वहाँ जाकर अपने आप को भी बचाइए और दूसरों की भी मदद कीजिए। लेकिन जिस तरह से ये प्रोग्राम आपकी तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है रॉक क्लाइंबिंग, इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज जो आती हैं जो आज बच्चे इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं?
कैटेगरी का कि बच्चे तो हमारे पास ये 9 एज के भी हैं और 20 साल के भी हैं। इसमें कैटेगरी की बच्चों का जो एज देखी जाए 9 साल से ऊपर ही हम बच्चों को करवा सकते हैं। जो इस चीज़ में उनका जो डर है वो बाहर निकले और ये कोशिश है कि इन बच्चों को आगे फ्यूचर में इनको और भी आगे बढ़ना हो तो आगे इस स्टार्टिंग से ये इनको ठीक लगे। बिल्कुल, क्योंकि हमें टिल दिस एज हमें नहीं पता था कि ऐसे कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो ये बच्चों के लिए ये जो पुलिस डिपार्टमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ये इतना हेल्पफुल है। हमें आज पता लगा है कि बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें आगे हैं। तो बहुत हमें पुलिस डिपार्टमेंट ने पहले अवेयर किया इसके बारे में, तो हमें काफ़ी कुछ जानने को मिला है और बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। आपने जिस तरह से जिक्र किया रैपलिंग का, रॉक क्लाइंबिंग का या फिर रिवर क्रॉसिंग का, तो उस समय जब आप जा रहे थे उस स्टेज को क्रॉस करने के लिए तो कितना एक मन में डर था जो आज डर निकल गया है? जी बिल्कुल। चलिए अब रुक कर लेते हैं आज जम्मू का भी, क्योंकि जम्मू के अंदर आज मार्टर्स डे बनाया गया, जहां पर कई रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं वो भी पहुंचे हुए थे, पीआरओ भी पहुंचे हुए थे। अनिल के साथ इन सभी लोगों की खास बातचीत हुई है। क्या कुछ बातचीत हुई है देख लीजिए। आज मैं ऐसे लेजेंड्स के साथ मौजूद हूं। अगर मैं बात करूं तो उन्होंने ऐसी वीर गाथा के साथ साथ जो है ऐसे चक्कर से भी नवाजे गए हैं। मैं उनसे बात करूंगा। सबसे पहले तो आज नेशनल मार्टर डे पे सर बहुत बहुत बधाई। और साथ ही अगर हम बात करें तो इतने बड़े मैं ओहदे के पर्सन के साथ मौजूद, कहना कि मैं भी आज खुश हूं कि मैं मुलाकात कर रहा हूं वीर शौर्य चक्र के साथ, वीर चक्र के साथ। कहना कि सर क्या कुछ कहेंगे कि आज के दिन को, आज के उपलक्ष्य को लेकर? देखिए, फौज का काम तो जंग करना होता ही है। हमारा देश फौजियों को जंग में याद रखता है, जंग के कुछ अरसे बाद भी याद रखता है। उसके बाद देश पर जब जब कोई मुसीबत आती है, आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ आ जाए, भूचाल आ जाए तो याद कर लेते हैं और उसके बाद भुला दिया जाता है। आज के दिन जबकि देश मिलकर हम फौजियों को और उन फौजियों को जिनको वीरता का अवसर माता भवानी ने दिया, उनको अपना हौसला और हिम्मत दिखाने का मौका दिया, तब हमें याद किया जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भारतवर्ष का, भारत की जनता का, देश का। अपने एक सवाल पूछा था कि हमने क्या किया। हमने सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभाया, ड्यूटी किया, जी जान से किया, मौत को आंखों में आंखें डाल कर किया, शत्रु को नाश करके। हमारी पलटन है और जगह सैचन, इसकी परंपरा जड़ी है 1947 से चलती आई है। इस पलटन ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं लड़ी है, इसमें एक करगिल युद्ध को छोड़कर सभी लड़ाइयों में ये पलटन चलती रही और हर बार लड़ाई में इसने अपने शौर्य दिखाया है। ये जो हमें टास्क मिला था, साहब के साथ भी 71 में लड़ाई लड़ी है और जो ये टास्क मिला था सैचन ग्लेशियर का, जिसे ऑपरेशन मेघदूत कहते थे, मेरा और बाना साहब का सेम ऑपरेशन है। लेकिन इसमें तो कुछ बातें जो लड़ाई की बातें हैं, पहले तो अपने पलटन की पिछली हिस्ट्री को याद करना पड़ता है, अपनी कौम को याद करना पड़ता है, अपने मुल्क को याद करना पड़ता है। अगर ऐसा सैनिक में नहीं है, उसने शुरू से ही कसम परेड खाई है, देश के लिए मर मिटूंगा और देश के लिए करके कुछ दिखाऊंगा। अगर कुछ हो सके तो जब तक मेरा जीवन है तब मैं देश के साथ रहूँगा और देश को सलाम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ अभी एक मिनट, नदन कमांड के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव, या आप पीआरओ उधमपुर बोल दीजिए। पीआरओ नदन कमांड है, ये बोल दीजिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीआरओ नॉर्दर्न कमांड के यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, इस समय क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिन पर? और साथ आज मार्टर्स डे है और आज के दिन यूथ के लिए सबसे बड़ा संदेश इस वीडियो और इस फ़ोटो में नज़र आने वाले हमारे वीर योद्धा हैं। मेरे बाईं तरफ ललियाली के वीर कर्नल वीरेंद्र शाही वीर चक्र खड़े हैं। मेरे दाहिनी तरफ संसार चंद साहब जो कि महावीर चक्र से सियाचिन में नवाजे गए थे, वो खड़े हैं। और उनके दाहिनी तरफ
बाना सिंह साहब, जिनके नाम से अब एक बाना पोस्ट सियाचिन में जाना जाता है, जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए थे, वो भी खड़े हैं। आज इनका जोश देखते ही बनता है और मैं जम्मू कश्मीर और सारे देश के यूथ को ये संदेश देना चाहूँगा कि ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और इनसे हम कुछ सीखें और इनके नक्शे कदमों पर चलें। बहुत शुक्रिया सर। आप देखते रहिए कार्यक्रम।